स्रोतों से कुछ सबसे दिलचस्प बातें निकालना। आपको पता है 1970 में भारत में सिर्फ 5 राष्ट्रीय उद्यान थे और आज 107 जी हाँ, या ये कि दुनिया के करीब 80% बाघ हमारे यहीं भारत में हैं। चलिए इसी में और अंदर चलते हैं। तो सबसे पहले नेशनल पार्क्स, राष्ट्रीय उद्यान, आखिर ये होते क्या हैं? देखिए, राष्ट्रीय उद्यान वो केंद्र सरकार तय करती है। मतलब ये ऐसे इलाके हैं जिनका खास मकसद है वन्य जीवों को, पेड़ पौधों को और उस पूरे कुदरती माहौल को बचाना। यहाँ मेन फोकस संरक्षण पर रहता है, प्राकृतिक माहौल बना रहे और इंसानी दखलंदाजी बहुत कम हो। हाँ, पढ़ाई लिखाई या घूमने फिरने के लिए कुछ हद तक इजाज़त होती है और 1972 का जो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम था वो इस दिशा में एक बहुत बड़ा कदम था। उसी ने कानूनी आधार दिया। हाँ, और जैसा मैंने कहा 1970 में 5 से आज 107 हो जाना, ये तो वाकई एक बड़ी छलांग है। बिल्कुल। मतलब पिछले 50 सालों में सोच बदली है, कोशिशें बढ़ी हैं और ये सब मिलकर भारत की जमीन का लगभग 1.35% हिस्सा है, करीब 44,400 वर्ग किलोमीटर। काफी बड़ा इलाका है। जी हाँ, काफी बड़ा। और हर पार्क अपने आप में खास है। चलिए कुछ जाने माने पार्कों की बात करते हैं। सबसे पहले तो जिम कॉर्बेट, उत्तराखंड में, भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क। हाँ, जिम कॉर्बेट पहले हेली नेशनल पार्क था, है ना? बिल्कुल। और ये वही जगह है जहां 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ था। अच्छा, जी प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत यहाँ से हुई। जी, बाघों को बचाने के इतिहास में ये बहुत अहम है और सुंदरबन के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व भी यही है। फिर अगर हम पूरब की तरफ चलें तो असम में काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा। हाँ, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। मतलब दुनिया भर में इसकी अहमियत मानी गई है। काजीरंगा माने एक सींग वाला गैंडा? सुना है दुनिया की 2/3 आबादी वहीं है। जी हाँ, बिल्कुल सही। गैंडों के ने तो काजीरंगा ने कमाल का काम किया है। पर सिर्फ गैंडे नहीं है वहाँ, बाघ हैं, हाथी हैं, जंगली भैंसे हैं और परिंदों की तो अनगिनत किस्में हैं। अच्छा। और एक दिलचस्प बात बताऊं, ये भारत का पहला नेशनल पार्क है जहां सैटेलाइट फोन इस्तेमाल होते हैं, निगरानी के लिए, सुरक्षा के लिए। अरे वाह, सैटेलाइट फोन। हाँ, और भारत का इकलौता गोल्डन टाइगर भी वहीं देखा गया है। गोल्डन टाइगर, ये तो मैंने पहली बार सुना है। हाँ, ये बाघों की एक बहुत ही दुर्लभ किस्म है और तितलियों के लिए भी काजीरंगा बहुत मशहूर है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा बटरफ्लाई डाइवर्सिटी सेंटर है ये। कमाल है। अच्छा, अब कोई एकदम अलग तरह का पार्क, जैसे पानी वाला या कुछ? हाँ, बिल्कुल। पश्चिम बंगाल का सुंदरबन नेशनल पार्क, वो भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव जंगल है। मैंग्रोव मतलब वो पेड़ जो खारे पानी में उगते हैं? हाँ, वही, जो तटों को बचाते हैं। सुंदरबन तो रॉयल बंगाल टाइगर्स का गढ़ है। वो बाघ पानी में रहने के आदी हो गए वहां। सुंदरी पेड़ बहुत हैं, इसीलिए नाम सुंदरबन पड़ा। खारे पानी के मगरमच्छ हैं और भी बहुत सारे जलीय जीव। और एक बात ध्यान देने वाली है, सुंदरबन सिर्फ नेशनल पार्क नहीं है, वो टाइगर रिजर्व भी है और बायोस्फीयर रिजर्व भी। अच्छा, तीनों? हाँ, ये दिखाता है कि एक ही इलाके को बचाने के कितने अलग अलग स्तर हो सकते हैं। मैंग्रोव, बाघ, मगरमच्छ, सुनने में कितना रोमांचक है। और कोई पार्क जो अपनी अपनी लोकेशन के लिए खास हो, ऊंचाई पर या जरूर लद्दाख में हिमस नेशनल पार्क, भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है ये। सबसे बड़ा? अच्छा। हाँ, बर्फीले पहाड़, गहरी घाटियां और सिंधु और जांस्कर नदियां, ऊंचाई वाला ठंडा रेगिस्तान है ये। और ये स्नो लेपर्ड्स यानी हिमतेंदुओं के लिए दुनिया की सबसे अच्छी जगहों में से एक है। नज़ारा तो खैर अद्भुत होता ही है वहाँ का। हिमतेंदुए। वाह। और मैंने कहीं एक तैरते हुए पार्क के बारे में भी सुना था, क्या वो सच है? हाँ हाँ, बिल्कुल सच है। मणिपुर में केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। केबुल लामजाओ? जी, दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क। ये लोकटक झील पर है और वहाँ फुमडी नाम की तैरती हुई वनस्पति के द्वीप हैं। उन्हीं पर बना है ये पार्क। तैरती हुई वनस्पति पर पार्क? हाँ, और ये संगाई हिरण का आखिरी घर है। वो बेचारे लुप्त होने की कगार पर हैं। ये वाकई कुदरत का एक अजूबा है। अविश्वसनीय तैरता हुआ पार्क, संगाई हिरण, भारत की ये विविधता तो सचमुच कमाल की है। आपने कई बार बाघों का जिक्र किया, जिम कॉर्बेट, सुंदरबन। लगता है बाघों को बचाना एक बहुत बड़ा फोकस है। तो ये टाइगर रिजर्व, क्या ये नेशनल पार्क से अलग होते हैं? हाँ, देखिए, टाइगर रिजर्व का मकसद बहुत साफ है, बाघों की आबादी और उनके रहने की जगह यानी उनके हैबिटेट को बढ़ाना और बढ़ाना।
हालांकि कई टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी के अंदर ही होते हैं, पर उनको बाघों के लिए एक खास दर्जा और मैनेजमेंट मिलता है। इनकी शुरुआत हुई थी 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत। उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने शुरू किया था। तब सिर्फ 9 रिजर्व थे। सिर्फ 9? हाँ, सिर्फ 9। फिर 2005 में इन कोशिशों को और मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी NTCA बनाया गया। और ये कोशिशें कामयाब भी हुई हैं, है ना? हमने शुरू में बात की थी, दुनिया के 80% बाघ भारत में हैं। इनकी गिनती का कुछ आंकड़ा है हमारे पास? बिल्कुल। भारत में हर 4 साल में बाघों की गिनती होती है। अच्छा। 2006 में जब पहली बार हुई थी तो करीब 1411 बाघ थे। अच्छा। और 2022 की जो ताज़ा रिपोर्ट है उसके हिसाब से ये संख्या बढ़कर 3682 हो गई है। 3682? वाह। जी। ये 2018 में जो 2967 थे उनसे करीब 6% सालाना बढ़ोतरी है। तो ये दिखाता है कि संरक्षण के प्रयास रंग ला रहे हैं। ये तो वाकई शानदार खबर है। अच्छा, कौन से राज्यों में सबसे ज्यादा बाघ हैं? 2022 के हिसाब से मध्य प्रदेश सबसे आगे है, 785 बाघ। इसीलिए उसे टाइगर स्टेट भी कहते हैं। टाइगर स्टेट, हाँ सुना है। उसके बाद कर्नाटक है 563, फिर उत्तराखंड 560 और महाराष्ट्र में 444। और बाघों की अहमियत याद दिलाने के लिए हर साल 29 जुलाई को ग्लोबल टाइगर डे मनाया जाता है। 29 जुलाई। ठीक है। और हाँ, कैलाश सांखला जी का नाम लेना जरूरी है। उन्हें टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है उनके योगदान के लिए। टाइगर मैन ऑफ इंडिया, कैलाश सांखला, ये नाम याद रखना होगा। अच्छा, कुछ खास टाइगर रिजर्व्स के नाम? जिम कॉर्बेट तो पहला था ही। एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा है आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर श्रीशैलम। नागार्जुन सागर? हाँ। और सबसे छोटा है महाराष्ट्र में बोर टाइगर रिजर्व। बोर? बोर, BOR। और अरुणाचल प्रदेश का नामदफा टाइगर रिजर्व, उसे दुनिया का सबसे ऊंचा टाइगर रिजर्व मानते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश के माधव नेशनल पार्क को भी 58वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। 58वां? जी। और एक TX2 अवार्ड का भी जिक्र करना चाहिए। ये 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग में उन 13 देशों ने शुरू किया था जहां बाघ मिलते हैं। लक्ष्य था बाघों की संख्या दोगुनी करना। TX2? डबल करने का लक्ष्य। अच्छा, बाघों के अलावा क्या दूसरी बड़ी बिल्लियों को बचाने के लिए भी कुछ हो रहा है? मैंने वो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA के बारे में सुना था। जी हाँ, IBCA एक बहुत ही नई और अहम पहल है। इसे भारत ने ही शुरू किया है अप्रैल 2023 में, जब प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे हुए। अच्छा, भारत ने शुरू किया है। हाँ, ये 96 देशों का एक गठबंधन है। मकसद है दुनिया की 7 बड़ी बिल्लियों, बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा, इन सबको बचाना। इनमें से 5 तो भारत में मिलती हैं, बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ और वो चीता जो हाल ही में नामीबिया से लाए गए हैं। हाँ, चीता। जगुआर और प्यूमा यहाँ नहीं मिलते। तो ये दुनिया भर में सहयोग का एक अच्छा उदाहरण बन रहा है। तो हमने नेशनल पार्क देख लिए, फिर बाघों पर खास ध्यान देने वाले टाइगर रिजर्व भी, लेकिन आपने सुंदरबन का उदाहरण देते हुए कहा था कि वो बायोस्फीयर रिजर्व भी है। अब ये क्या चीज़ है? ये नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व से कैसे अलग है? हाँ, ये एक अच्छा सवाल है, क्योंकि ये संरक्षण का एक और लेवल दिखाता है। बायोस्फीयर रिजर्व ये यूनेस्को, मतलब यूनाइटेड नेशंस की जो संस्था है ना, शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के लिए, हाँ, यूनेस्को, वो ये दर्जा देती है। इनका मकसद सिर्फ प्रकृति को बचाना नहीं है, बल्कि जो लोग वहाँ रहते हैं उनके आर्थिक और सामाजिक विकास के साथ एक बैलेंस बनाना भी है। ये यूनेस्को का एक प्रोग्राम है, मैन एंड द बायोस्फीयर, यानी MAB, जो 1971 में शुरू हुआ था। तो मतलब इनमें लोग भी रह सकते हैं, गांव वगैरह? ये तो नेशनल पार्क से काफी अलग हुआ। हाँ, बिल्कुल। बायोस्फीयर रिजर्व में आमतौर पर 3 हिस्से होते हैं। सबसे अंदर होता है कोर एरिया। यहाँ वाइल्ड लाइफ बचाने पर सबसे ज्यादा जोर होता है, इंसानी दखल ना के बराबर। ये अक्सर कोई नेशनल पार्क या सैंक्चुरी ही होता है। अच्छा, कोर एरिया। उसके बाहर होता है बफर जोन। यहाँ पर पर्यावरण के लिहाज से ठीक ठाक गतिविधियां हो सकती हैं, जैसे रिसर्च, एजुकेशन, थोड़ा बहुत टूरिज्म। बफर जोन। और सबसे बाहर होता है ट्रांजिशन जोन। यहाँ लोग रहते हैं, गांव होते हैं, खेतीबाड़ी, जंगल से जुड़े काम, ऐसी स्थायी आर्थिक गतिविधियां करते हैं जो संरक्षण के लक्ष्यों से मेल खाती हों। तो ये एक तरह से संरक्षण और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मिला-जुला मॉडल है। ये तो काफी व्यापक सोच है।
भारत में कितने ऐसे बायोस्फीयर रिजर्व? भारत में कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। 18? जी। पहला बना था 1986 में नीलगिरी, जो तमिलनाडु, केरला और कर्नाटक तीनों राज्यों में फैला है। नीलगिरी? हाँ। सबसे बड़ा है गुजरात में कच्छ का रण, वो जंगली गधों के लिए मशहूर है। कच्छ का रण। और सबसे छोटा है असम में डिब्रू साइखोवा। तमिलनाडु में मन्नार की खाड़ी भारत का पहला समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व है। पहला समुद्री मन्नार की खाड़ी? हाँ, और भी हैं, जैसे उत्तराखंड में नंदा देवी, मध्य प्रदेश में पचमढ़ी और पन्ना, उड़ीसा में सिमलीपाल, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन तो है ही। तो ये दिखाता है कि ये रिजर्व अलग अलग तरह के माहौल को कवर करते हैं, बर्फीले पहाड़ों से लेकर रेगिस्तान, जंगल और समुद्र तट तक। ठीक है, तो नेशनल पार्क हो गए, टाइगर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व, ये समझ आ गए। लेकिन कभी कभी एक शब्द और सुनाई देता है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। क्या ये भी कोई संरक्षित इलाका है? देखिए, हॉटस्पॉट जो है ना, वो कोई सरकारी दर्जा नहीं है जैसे नेशनल पार्क या बायोस्फीयर रिजर्व। ये असल में एक वैज्ञानिक कॉन्सेप्ट है। वैज्ञानिक कॉन्सेप्ट? हाँ, ये उन जगहों को पहचानने में मदद करता है जहां संरक्षण की सबसे ज्यादा जरूरत है। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ऐसी भौगोलिक जगहें होती हैं जहां पेड़ पौधों और जानवरों की बहुत ही ज्यादा, मतलब असाधारण विविधता मिलती है। खासकर ऐसी प्रजातियां जो दुनिया में और कहीं नहीं मिलती। इसे स्थानिकता या एंडेमिज्म कहते हैं। एंडेमिज्म मतलब जो सिर्फ वहीं मिलती हैं? बिल्कुल। तो हॉटस्पॉट में ऐसी एंडेमिक प्रजातियां भरी होती हैं, लेकिन साथ ही इन इलाकों ने अपना ज्यादातर मूल प्राकृतिक आवास खो दिया होता है और वहां की प्रजातियों पर विलुप्त होने का खतरा बहुत ज्यादा होता है। तो ये शब्द उन जगहों को हाईलाइट करने के लिए हैं जहां फौरन ध्यान देने की जरूरत है। ज्यादातर ये गर्म इलाकों, मतलब ट्रॉपिकल क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो भारत में ऐसे कौन से इलाके हैं जिन्हें हॉटस्पॉट माना जाता है? भारत में मुख्य रूप से 4 क्षेत्रों को दुनिया के बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स का हिस्सा माना जाता है। पहला है हिमालयी क्षेत्र, पूरी हिमालय की रेंज जिसमें भारत के उत्तरी और पूर्वी हिस्से आते हैं। हिमालय। दूसरा है पश्चिमी घाट, भारत के पश्चिमी तट के साथ साथ जो पहाड़ चलते हैं श्रीलंका तक। ये उभयचरों, रेंगने वाले जीवों और पौधों की अनोखी प्रजातियों से भरा है। साइलेंट वैली, अगस्त्यमलाई, ये सब इसी में आते हैं। और इसी में पूर्वी हिमालय भी गिना जाता है, जो नॉर्थ ईस्ट में है। पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय। जी। ठीक है। तीसरा है इंडो बर्मा क्षेत्र। ये पूर्वी बांग्लादेश से लेकर मलेशिया तक फैला एक बहुत बड़ा इलाका है। इसमें भारत के नॉर्थ ईस्ट के ज्यादातर राज्य आते हैं, असम और अंडमान को छोड़कर। इंडो बर्मा। और चौथा है सुंदरलैंड क्षेत्र। इसमें साउथ ईस्ट एशिया के द्वीप आते हैं और भारत का अंडमान और निकोबार द्वीप समूह इसी हॉटस्पॉट का हिस्सा है। वहां समुद्री जीवन और पक्षी बहुत विविध हैं। सुंदरलैंड, अंडमान निकोबार, समझ गई। तो हॉटस्पॉट्स एक तरह की खतरे की घंटी हैं जो बताते हैं कि ध्यान कहाँ देना है। तो कुल मिलाकर भारत में संरक्षण के लिए एक सिस्टम है। नेशनल पार्क सबसे सख्त सुरक्षा वाले, टाइगर रिजर्व बाघों पे केंद्रित, बायोस्फीयर रिजर्व संरक्षण और विकास को जोड़ने वाले, और हॉटस्पॉट्स वो इलाके जिन पर दुनिया भर की नजर है। एकदम सही कहा आपने। और ये समझना भी जरूरी है कि ये कैटेगरीज अक्सर एक दूसरे पर ओवरलैप करती हैं। हाँ, जैसे सुंदरबन। बिल्कुल। सुंदरबन नेशनल पार्क भी है